आप सबका बहुत स्वागत है अमर उजाला के इस संवाद के मंच पर। देखिए, जब बात राजनीति की होगी, बात सियासत की होगी, तो एक सवाल जो सभी नेताओं से पूछे जाते हैं, हम आप लगातार पूछते रहे हैं हर चुनाव में, और सिर्फ चुनाव नहीं, चुनाव के इतर भी हम सबके मन में ये सवाल होते हैं, और वो होता है शिक्षा और रोजगार। तो ये जो हमारा सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है शिक्षा को लेकर, खास करके इसलिए क्योंकि बात उच्च शिक्षा की होती है। बात ये होती है कि उच्च शिक्षा के जरिए क्या हमारे युवा वो मुकाम हासिल कर पा रहे हैं जो उनको हासिल कर लेना चाहिए, या जहां तक हमारे युवाओं को पहुंचना चाहिए। क्योंकि अगर मैं स्वर्णिम शताब्दी की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं, साथ में देश को भी जोड़ते हैं, तो युवाओं की संख्या जितनी इस देश में है, क्या हम उस गति से उनको वो ट्रेनिंग दे पा रहे हैं कि वो अपने बेहतर भविष्य को और उज्जवल कर सकें। और इसीलिए ये तीन खास मेहमान हमारे साथ अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। हमारे साथ आदित्य मौजूद हैं, आदित्य भी सवाल करेंगे। आदित्य खुद एक स्कूल चलाते हैं, क्या क्या बहुत सारी तकनीकी दिक्कतें आती हैं वो भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए, संवाद में और हर संवाद में ये एक विषय हम जरूर रखते हैं कि शिक्षा के साथ कौशल का समन्वय, यानी कि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट को कैसे जोड़कर स्वर्णिम शताब्दी की ओर बढ़ा जा सकता है। आप सबका बहुत स्वागत है। अनिल सर, आपसे सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहले भी कई सेशन हम आप इस पर कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई, बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। बदलाव क्या हम उस तरीके से देख पा रहे हैं? कंप्लायंस वैसा हमको दिख रहा है? अभी बहुत जल्दी होगा, लेकिन फिर भी उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। मैं ये इसलिए बहुत सारी बातें, अगर जब आप दूसरे देशों से अपने आप को हम कंपेयर करते हैं स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन को लेकर, तो थोड़ा अभी भी हम कहीं ना कहीं लैग करते हुए दिखते हैं, या उस तरीके से आगे बढ़ते नहीं देखते। कैसे ये पूरा सिनेरियो है, जरा एक बार बताइए। देखिए, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020 में, उस समय से अभी तक यानी करीब करीब 4.5 साल हो चुके हैं, और धीरे धीरे कौशल विकास योजना या हम जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो होती है, शिक्षा व्यवस्था, उसमें कैसे लोगों को जोड़ना है कौशल के साथ, इसके बारे में कार्य शुरू हुआ है। लेकिन फुल्ली सेटिस्फाइड है क्या? अभी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में आज भी ये सारी चिंता का विषय जरूर है। लेकिन मैं दो चीजों को बताना चाहूंगा। एक एक्सपेरिमेंट के रूप में जो नीति आयोग के तरफ से टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत हुई, 10,000 स्कूलों में टिंकरिंग लैब्स आज है। और वहां जब स्टूडेंट जाते हैं, जब 6ठी क्लास के, 8वीं क्लास के, और उनके हाथ में जब अलग अलग इक्विपमेंट टूल्स मिलते हैं, तो वो जो जैसे तोड़ फोड़ करते हुए जो सीखते हैं, उससे समझ में आता है कि छात्रों में उसके कौशल के बारे में रुचि तो है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम जरा कम था। तो इस बजट में जब बताया गया कि अगले 5 साल में और 50,000 ऐसे टिंकरिंग लैब्स स्कूलों में होंगे, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है, जिसके तहत 6ठी कक्षा से ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हमको स्किल एजुकेशन देना चाहिए। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि जनरल एजुकेशन विदाउट स्किल्स इज फ्यूटाइल, स्किल एजुकेशन विदाउट जनरल एजुकेशन इज इक्वली यूजलेस। तो दोनों का जोड़ होना बहुत बहुत जरूरी है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके ऊपर बहुत सारा जोर दिया हुआ है। ये अहम बात आप कह रहे हैं सर। डॉक्टर हरिओम सर, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बड़े विजन के साथ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, और जो बात अनिल सर कह रहे हैं, क्या उस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? एक तो हो क्या रहा है, पहले वो सिनेरियो भी बताइए, कैसे नई चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि जिस स्किल डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन दोनों के समन्वय की हम बात कर रहे हैं, वो जमीन पर उतरता दिख रहा है? फ्यूचर का प्लान क्या है? और जो बातें सर कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और नॉर्मलाइज करना होगा, चीजों को जोड़ना होगा, उस पर हम फोकस कर रहे हैं क्या? डॉक्टर अनिल जी ने चूंकि जिंदगी आपने शिक्षा और तकनीकी शिक्षा और उसको कौशल से जोड़ने में अपनी गुजारी है, तो आपके अनुभवों का फायदा हम सभी लोग उठाते रहते हैं, हमारी सरकार भी उठाती है। लेकिन जहां तक स्कूली शिक्षा को कौशल से जोड़ने की बात है, तो मैं बताना चाहता हूं पैनल को भी और ऑडियंस को भी कि जो हमारा विभाग है वो एक प्रोजेक्ट प्रवीण करके एक कैंपेन चला रहा है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे तो 16-17 से हमने इसको शुरू किया था जी। लेकिन अभी जो है हमने लगभग 200 जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, उसमें 25,000 के आसपास स्टूडेंट को एनरोल किया इस साल। जो पिछला साल गुजरा है उसमें हमने 100 करोड़ के आसपास का एक बजट रखा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस में पढ़ने वाले क्लास 9th और 11th के जो बच्चे हैं, उनको एक कोई स्किल जो उनकी इच्छा की स्किल है उसको देने की एक कैंपेन शुरू करी है। और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर
लगभग 60 जिले हमारे कवर हो चुके हैं। 15 जिलों में चूंकि विलिंग हमारे पार्टनर्स नहीं आए जो ट्रेन कर सकते थे, नहीं तो ये पूरा प्रदेश के सभी जिलों को हमें कवर करना है प्रोजेक्ट प्रवीण के कैंपेन के आधार पे। उनको एक स्किल देनी है और 1 साल से 2 साल जब तक पढ़ने के साथ साथ एक स्किल को दिया जाए, जैसे ही वो स्कूल से बाहर जाएं तैसे उनके पास कमाई का एक जरिया हो, एक स्किल हो, एक कौशल हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस लाइन पे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ एक कोई हुनर सीखने की बात है, तो वो उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूती के साथ उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे इस कैंपेन को, इस प्रोग्राम को और बढ़ाएंगे। लगभग सभी गवर्नमेंट स्कूल्स पहले हम उसमें शामिल करेंगे, उसके बाद फिर प्राइवेट की तरफ भी बढ़ेंगे। पहली बात तो ये कौशल विकास के लिए जो नेशनल फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हो जो ग्राम विकास विभाग की तरफ से संचालित है, और बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम्स है जिसमें ग्रामीण स्तर के जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो बच्चे हैं, उसमें खासतौर से जो शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटीज और विमेन का एक बड़ा एक उसमें एक हिस्सा है जी, दिव्यांगों का, उसको हम पिछले 6-7 सालों से चला रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलवा चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY जिसको हम कह रहे हैं, PM विश्वकर्मा योजना है, अप्रेंटिसशिप स्कीम है, इंटर्नशिप स्कीम है। तो ऐसी स्कीम्स की कोई कमी नहीं है हमारे पास जी सर, जिसको कौशल विकास जो विभाग है वो संचालित कर रहा है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आती हैं। हाँ, मैं उसी पे आ रहा था डॉक्टर साहब। अगर कमी नहीं है हाँ, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या एक्सेप्टेंस इंडस्ट्री में उस तरीके से नहीं हो रही है, या इंडस्ट्रीज की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए उन युवाओं के लिए? भाई सरकार पाठ्यक्रम बना सकती है, पढ़ा सकती है, तैयार कर सकती है, उससे जोड़ रहा हूँ मैं। देखिए उसमें दिक्कतें कई तरह से आ रही है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई एक इकोसिस्टम क्या है, एक इंडस्ट्री की, स्किलिंग की, मार्केट की एक इकोलॉजी होती है। उसमें एक है लीगल फ्रेमवर्क जिसको हम कह सकते हैं कि हम स्कीम बना सकते हैं। जैसे अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ही आपको ले चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, दैट इंक्लूड्स राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अब डिग्निटी तो तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पास आमदनी नहीं आएगी, रोजगार नहीं आएगा, आपका जीवन स्तर अच्छा नहीं होगा, आप सशक्त नहीं होंगे। तो आपको राइट टू लाइफ तो दे दिया, लेकिन वो हालात नहीं दिए कि आप अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से संचालित कर सकें। तो आपको स्किल पे तो लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास मौजूद है, स्कीम्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन जो सोशल फ्रेमवर्क है, सोशल फ्रेमवर्क में हमको लगता है कि भाई हाथ से काम करना एक छोटा काम है, व्हाइट कॉलर्ड होना अच्छी बात है, हायर एजुकेशन में जाना अच्छी बात है, रिसर्च करना, कोई सरकारी नौकरी कर लेना, लेकिन स्किल में आना जो कि हाथ का काम है, हुनर है। तो सर ये जो एफर्ट्स हैं अभी, मतलब वी आर रियली थैंकफुल कि वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स। एजुकेशन हैज मोस्टली बीन अबाउट द इनपुट्स, इनपुट ड्रिवन ज्यादा होती थी। तो हाउ डू यू सी दीज आउटकम्स इन द नेक्स्ट 22 years, दैट इज इंडिया एट 2047? ये जो एफर्ट्स हैं हमारे, मैं डॉक्टर अनिल सहस्रबुद्धे जी के विचार से पूरी तरह सहमत हूं कि इसको सिलेबस का पार्ट बनाना चाहिए। जैसे अभी प्रोजेक्ट प्रवीण जो है वो 9th से शुरू कर रहा है, हालांकि बहुत छोटे बच्चे स्किलिंग उस तरह से नहीं समझ सकते, लेकिन सॉफ्ट स्किलिंग उनको समझ में आ सकती है। जैसे अभी तमाम हमारी जो बेसिक रोबोटिक्स, कोडिंग, डेफिनेटली मतलब जैसे मैं कह रहा हूं कि आपको काम आता है जी, लेकिन आप आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं जानते, आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको एक नए सेटअप में, अगर यूपी से बच्चे को हम साउथ में भेज दें तो उसको वहां का सेटअप नहीं समझ में आता है, वो अपनी बात जो है वो समझा नहीं सकता और एंटरप्रेन्योर या इंडस्ट्री की बात समझ नहीं सकता जी। तो सॉफ्ट स्किलिंग में भी उसको हमें पढ़ाना होगा। जैसे बाहर, यहाँ से बाहर बच्चा जाता है विदेश, तो सॉफ्ट स्किल भी एक स्किल है, उसको भी इसमें जोड़ना चाहिए। और इंडस्ट्री जो आपने कहा कि इंडस्ट्री का मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव रोल अभी नहीं है उस तरह से जिस तरह से हम चाहते हैं। वो इस बात से भी साबित है कि जो हमारी अप्रेंटिसशिप स्कीम है, नैप्स है, नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम है, और PM इंटर्नशिप स्कीम है, उसमें जो वैकेंसीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बहुत ही मेगर है। अगर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी जो इंटर्नशिप की जो वैकेंसीज हैं, अपॉर्चुनिटीज है, वो 7,000 है मात्र, और सिर्फ 94 ऐसी ही कंपनियां हैं जिन्होंने वो अपॉर्चुनिटीज अपने पोर्टल पे अपलोड करी है। तो वो बहुत ही कम है, तो उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। उनको अपनी तरफ से प्रोएक्टिव रोल में आना चाहिए, उनको हमारे जो मैन पावर है उसको खुद भी स्किल अप करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि अंततः वही उसको यूटिलाइज करते हैं। और उनका जो मिनिमम वेजेज है उसको कम से कम जो कानूनी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है उससे ऊपर रखना चाहिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, और जाहिर सी बात है क्योंकि
एक स्टेज से निकलने के बाद जब युवा दूसरे स्टेज पे पहुंचता है तो उसके पास सामने दूसरी समस्या खड़ी होती है। डॉक्टर कृष्णमूर्ति, बहुत सारे, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे बनाए जाते हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं जिससे यूथ जो है वो आगे बढ़ पाए, अपने आप को और ज्यादा एम्पावर्ड कर पाए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि ग्रेजुएट युवाओं की फौज हमारे पास मौजूद है जो इंतजार कर रही है कि कोई गवर्नमेंट जॉब निकले, हम एक फॉर्म भरें। टेक्निकल स्किल के नाम पर जो स्किल उनको मिल पा रही है वो मिल रही है वैसी, जिसके बाद वो शायद आगे काम नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि वो काम हमारे लिए ठीक नहीं होगा, बजाय इसके कि मैं एक फॉर्म भरूं और एग्जाम की तैयारी करूं। ये एक सिनेरियो है। क्या ये सिनेरियो बदल रहा है अब नई पॉलिसी के बाद, नए नए कोर्सेज आने के बाद, स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके की कोशिशें हो रही हैं उसके बाद, क्या बदल रहा है या अभी भी वही है? और नहीं बदल रहा तो क्या करना चाहिए? एक तो मैं सबसे पहले तो आपका थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया। मैंने पहले भी बोला था, दोनों लोग इतने सीनियर हैं और आपने इतने सीनियर लोग के सामने मेरे को रख दिया। मेरा काम जनरली डॉक्टर वाला रहता है, डॉक्टर और एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन आई एम अ सर्जन। मेरे थोड़ी सी जानकारी मेडिकल साइड की ज्यादा है, बट यूनिवर्सिटी की भी मैं अच्छी खासी दे दूंगा। कुछ मेरे हिसाब से जो सबसे पहले समझने की चीज है, एजुकेशन इज अ स्पेशल टॉपिक। क्यों? आप एजुकेशन में कुछ भी बदलाव लाते हैं जी, इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं दिखाई देगा। इसका रिजल्ट आपके सामने आने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। Whatever changes you will make today, 10 years बाद आपको दिखाई देगा। कुछ चीजें पहले, कुछ चीजें बाद में। एंड देयर आर मल्टीपल इश्यूज, स्टूडेंट के लेवल पे, इंस्टीट्यूट के लेवल पे एंड गवर्नमेंट के लेवल पे। ये तीनों इश्यूज हैं। स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहता, ये ग्राउंड रियलिटी है। आप कहो कि नहीं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, बट आप अगर स्टूडेंट को ये बोलो कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, देयर इज अ इनहेरेंट रेजिस्टेंस कि क्यों पढ़ा रहे हैं, उसको समझाना पड़ेगा। टीचर की तरफ से एक पावर पॉइंट का कल्चर आ गया है, वेरी बैड कल्चर। डिजिटल मीडिया शुड हैव हेल्प्ड, बट पावर पॉइंट का कल्चर आ रहा है एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स पावर पॉइंट पे दिखा देते हैं, काम हो गया। देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट इश्यूज जो सॉल्व होने हैं, देयर इज कंफ्यूजन जो सॉल्व होना है। विजन और इम्प्लीमेंटेशन में फर्क हो सकता है। विजन इज गुड, इम्प्लीमेंटेशन नीड्स टाइम। तो आपका जो सवाल है क्या फर्क आ रहा है, यस। क्या आपको दिखेगा अभी? एब्सोल्युटली नो। लेकिन वो फर्क आ रहा है। हमने इम्प्लीमेंटेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी का शुरू कर दिया था। एक टास्क फोर्स बनाई थी कि इसको समझो कैसे करना है। 2021 से जिस जिस ब्रांच में आज की तारीख में हम 4 डिसिप्लिन्स में कर रहे हैं, प्लानिंग टू डू इन अदर वो। एंड देयर इज अ चेंज, बट इट विल नॉट बी, अनफॉर्चुनेटली इट विल नॉट बी विजिबल इन द नियर फ्यूचर। फॉर अनदर 5 years मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे लोग दिखेंगे। हाँ, स्टेप्स आर बीइंग टेकन। जैसे आप शॉर्ट कोर्सेज कर रहे हैं साथ में, अच्छा अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि कोई भी पढ़ाई छोड़ के काम नहीं करेगा। कल को मेरी क्या सिक्योरिटी होगी, जॉब सिक्योरिटी, तो आपको उसके साथ चलाने पड़ेंगे। उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप करोगे तो आपको फायदा है। तो ये कोर्सेज हमने शुरू कर दिए हैं। So to expose the school children more towards the practice of medicine, what do you suggest should be done in schools so that they get the exposure and understand better that this is a line I want to take? Primarily in the middle school, in the secondary, because when they jump to senior secondary, they are facing that, okay, I have to give the exam of NEET in next 2 years. So what can be done in the very early years in schools? You're talking specifically about medicine? Primarily medicine, because it is something that I don't think that there should be anything done specifically for medicine. The new education policy for the, not for higher education, for primary education is बहुत ज्यादा अच्छी। उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर वही अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो हमारा हो जाएगा। द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी विद द एंट्रेंस एग्जाम एट द यूजी लेवल इज, भाई आप पूछ क्या रहे हो? मतलब आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो बेसिकली वो पूछते हैं विच माय फर्स्ट ईयर एमबीबीएस शुड नो। जो वो पढ़ के आ रहा है तो उससे क्या पूछ रहे हो? सो यू कैन नॉट प्रिपेयर अ स्टूडेंट फॉर दैट। और अगर आप उसको प्रिपेयर करोगे तो इट विल कॉज अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन द स्टूडेंट। मुझे लगता है जो हमारी यूजी से प्राइमरी एजुकेशन में जो एजुकेशन पॉलिसी है, अगर वही हो जाए विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कोडिंग एंड और इंपॉर्टेंट चीजें, दैट इज गुड इनफ फॉर मेकिंग द स्टूडेंट टुवर्ड्स एजुकेशन मेडिकल साइड। आई फील वी नीड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिसिन बिफोर वी चेंज दैट। क्योंकि मुझे जो दिखाई देता है 5 साल 6 साल में कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहेगा। यू विल हैव अ शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स देन। ओके अनिल सर, आपने तमाम बातें कही। आपने पहले भी कई बार कहा है जब हम बात करते रहे हैं कि बहुत कम एज से या छोटी क्लासेस से स्किल डेवलपमेंट को साथ में जोड़ना होगा।
आपने स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। स्टार्टअप्स को लेकर मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी जो हमारा यूथ है जो स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहा है, जो हुए कुछ यूनिकॉर्न्स भी हुए, उनकी भी बहुत तारीफ होती है, लेकिन उसके बाद जो मेजॉरिटी है उसको लेकर मैं कोट कर रहा हूं पीयूष गोयल साहब को, जिन्होंने कहा कि हमारा युवा अभी भी डीप टेक स्टार्टअप्स पे काम नहीं कर पा रहा है। वो फूड डिलीवरी एप्स बना रहा है, तमाम अलग अलग चीजों के काम कर रहा है, जॉब जरूर जनरेट कर रहा है, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जा रहा जैसे शायद चाइना जा रहा है या दूसरी कंट्रीज जा रही हैं। वो जो गैप है वो कैसे फिल इन होगा? देखिए, इसमें दो तीन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक तो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम का रिफॉर्म जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है, उसको टोटली जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कृष्णमूर्ति जी ने कहा, स्कूल एजुकेशन से ही शुरुआत होनी चाहिए, जो 5+3+3+4 सिस्टम में है, जहां से स्टूडेंट्स को इनोवेटिव क्रिएटिव बनने के लिए उसको एजुकेशन के साथ भले स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज में एक तरफ जोड़ना, स्किल को जोड़ना। इससे क्या होगा, और परीक्षा पद्धति जिसमें सिर्फ रोट लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन पेपर के जगह कुछ क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने वाली जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट्स इनोवेटिव होंगे, नवाचार ढूंढ लेंगे और उसके बाद अपने आप स्टार्टअप कल्चर इवॉल्व होगा एंड डीप टेक स्टार्टअप कल्चर भी इवॉल्व होगा। Sir, what role do you see AI will play in this? That the skills, education that can be imparted in the schools in the first year of the college, do you think AI will have a very deep impact? AI is already showing its own impact, and it is both positive and negative. So we must take positive aspects of AI in terms of making use of it for our better learning, faster learning, effective learning, and also create inquisitiveness in the minds of the students. उसके लिए AI का उपयोग बहुत है, लेकिन उसकी जो limitations है उसको भी जानकर कहाँ हमको लक्ष्मण रेखा खोजनी चाहिए ये भी हमको सिखाना पड़ेगा। These are two different elements. But आप जब स्टार्टअप की बात कर रहे थे और इनोवेशन की बात कर रहे थे, industry often used to say that our students are not employable, graduates. And वो परसेंटेज मुझे याद है 10 साल पहले 20-25% ऐसे आता था, CII, NASSCOM, FICCI ये सब बताते। लेकिन जो अलग अलग पहलुओं पे स्किलिंग इनडायरेक्टली या एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अनुभव लोगों को करना शुरू किया, तो आज वो सर्वे 50% हो रहा है। कृष्णमूर्ति जी कह रहे थे कि उसको टाइम लगता है, तो हमने टाइम उसको 8-10 साल दिए तो आज 50% तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सारे पहलू यदि हम और अगले 5 साल लगाएंगे तो ये 50%, 70-80% तक पहुंचने में कोई शंका नहीं है। और दूसरा, लोग कहते थे कि दे आर नॉट एम्प्लॉयबल, बट हमने एक स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन नाम से हैकेथॉन शुरुआत की, उसको 8 साल हो गए अभी। हर साल करीब करीब 500 करीब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, स्टार्टअप से, लार्ज एंड स्मॉल इंडस्ट्री से, समाज से, एनजीओ से आते हैं और वो चैलेंज के रूप में हम स्टूडेंट्स को देते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन जो दे रहे हैं उनको शॉर्टलिस्ट करके जब करते हैं तो मैंने देखा है कि वो सॉल्यूशंस जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रीज एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक इसरो, DRDO, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 10-10, 15-15 साल तक सॉल्व नहीं कर सके थे, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर are able to do it. So what is important is we have to provide support system, we have to provide encouragement, we have to mentor them. ये यदि करेंगे तो आप जो सवाल कर रहे थे, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां छुपा हुआ है, वहां से निकलेगा। Sir, do you also see something like a UPI movement in the education, because जो technology deeper जाएगी, so that we reach out to each and every student of India through technology? How far do you think we are in that moment? I think we are fairly in a good position today compared to about 5 years ago. Today our internet, what we call fiber optic connectivity has reached more than about 60% of the villages. Wonderful. And all the towns and cities, of course, of the country, including the remotest areas. That being the case, a student at the very remotest place, maybe in Saharanpur, maybe anywhere in the country, or in Nagaland, or Jammu Kashmir, Ladakh, will be able to access the best possible education. Wonderful. At the doorsteps. What you need is only connectivity, one smart device, and then best professors from maybe BHU, maybe IIT Madras,
or Indian Institute of Science is at your doorsteps. You can learn from them. Plus, what we have also provided through the government is a very unique ID, exactly like our Aadhaar, based on Aadhaar itself, of course, at the back end, called as APAR ID. Yes. APAR stands for Automated Permanent Academic Account Registry. Registry. Yes. और आप अपार किसी भी भारतीय भाषा में पूछिए इसका मतलब क्या है, वो अनेक, इन्यूमरेबल, ऐसा ही अर्थ निकलता है। तो इसके भी यूज केसेस बहुत हैं। यानी एक स्टूडेंट को अपार आईडी मिलने के बाद ऑटोमेटिक अकाउंट इज ओपन कॉल्ड एज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, और आप जो जो सीखते हो जी, फॉर्मल इनफॉर्मल स्किल और इवन स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, कॉम्पिटिशंस, वहां जो जो आप कर रहे हो सब वहां डिपॉजिट किया जा सकता है, सो दैट इट बिकम्स ए लाइफ लॉन्ग डायनामिक सीवी ऑफ द कैंडिडेट। आप जब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर में जाते हो, एक एंट्रेंस एग्जाम की बात हुई तो एंट्रेंस एग्जाम में डेटा फिल करना पड़ता है, वो सारा ऑटोमेटिकली पिकअप होके आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन के लिए बाहर के देश में जाना भी है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो, या स्टार्टअप के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, लोन मांग रहे हो, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, ये पूरा का पूरा वहां that will be quite clear. इट इज लाइक आईना, वो मिरर Yes. फॉर द एजुकेशन कंटेंट दैट द स्टूडेंट हैज एंजॉयड और डन। Wonderful. डॉक्टर हरिओम सर, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं, चीजें कैसे बदल रही हैं और कैसे बदलेंगी। एक चीज माइंडसेट जिसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, आप कोशिश कर सकते हैं, पाठ्यक्रम सरकार बना सकती है, पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, उस तरह की ट्रेनिंग दे सकती है, लेकिन वो जो एक व्हाइट कॉलर जॉब वाला जो नोशन अभी हमारे दिमाग में है कि भाई, जिसका जिक्र आपने भी किया कि हाथ से काम करना अभी भी लोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बढ़िया जो व्हाइट कॉलर वाला जॉब होता है, ऑफिस का अच्छा काम है, उस टाइप का काम मिले, स्किल्स जहां पर ज्यादा अप्लाई होती हैं उस पर वो उसमें हम अभी इन्वॉल्व ना हो। ये एक अभी भी लड़ाई लंबी चलती है, लंबी, युवाओं के अंदर भी जद्दोजहद है, परिवारों के अंदर भी जद्दोजहद है। तो ये सोच तोड़ना जिम्मेदारी सबकी है, वो चाहे स्कूल कॉलेज हो चाहे सरकार हो, मतलब ये बताना होगा। अभी भी हम देखते हैं बड़ी संख्या में युवाओं की भीड़ जुटती है, कोई आंदोलन होता है, नौकरी की बात होती है, आप जाकर पूछिए, ज्यादातर ग्रेजुएट होते हैं, उसके आगे वो या स्किल से जुड़ नहीं रहे हैं या वही नोशन है कि भाई व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए, जब हम खासतौर से भारतवर्ष के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो एडवांस कंट्रीज की अपनी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी इकोनॉमी है, जो उनकी टेक्नोलॉजी है, क्या हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हम उसको सीधे सीधे अपना सकते हैं? मेरी सोच इसमें थोड़ा फर्क है। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान या उत्तर प्रदेश एक साथ जो है वो ट्रेडिशनल सोशल सेटअप में भी है, मिडिवल सोशल सेटअप में भी है और मॉडर्न सोशल सेटअप में भी है। एक तरफ तो हमारे पास दिल्ली एनसीआर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ पूर्वांचल है। तो हम ये कहें कि हम एआई की तरफ जाएं या बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं और सब कुछ पुराना कन्वेंशनल छोड़ दें, तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारी इकोनॉमी का जो अपना कॉम्पोजिशन है, उसमें भी देखिए एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट अभी भी है। एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो मनरेगा जैसी स्कीम पे अपनी आजीविका कमाती है। एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको हम फ्री में राशन देते हैं। तो क्या वो हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को स्किल कर सकते हैं? तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो सिलेबस है, जैसे हमारी आईटीआईज का या प्राइवेट आईटीआईज का जो एक बड़ा नेटवर्क है, उसमें जो 100 कोर्सेज हम पढ़ाते हैं, उसमें फिटर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, टर्नर है। तो ये तो हमें बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो टेक्निक्स हैं, जो हुनर है, ये वो हैं। तो अब उनको तो हमें रखना ही रखना है। जैसे हमने एक बहुत छोटा सा आइडिया हमने दिया, जैसे आप सभी लोग यहाँ से हम पूछना चाहते हैं कि जैसे आपको आपके घर में एक कुक चाहिए, आपको अपने घर का ड्राइवर चाहिए, आपको डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, कपड़ा साफ करने वाला ऐसी, तो आपको कोई मिलता नहीं है। जी हाँ। अगर कहीं चला गया आपका घर में काम करने वाला, तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें बिना 1 महीने के एडवांस दिए हुए एक बंदा आपको स्किल मिल जाए, और लोकल तो नहीं ही मिलेगा। तो स्किल डेवलपमेंट मिशन या हमारे जैसे डिपार्टमेंट का अपना मैंडेट ये हो सकता है कि एक रोजमर्रा की जरूरत की जो स्किल्ड मैन पावर है, वो क्या हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। हम एआई के बारे में तो बात कर रहे हैं, हम जीपीटी के बारे में बात कर रहे हैं, हम बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमारा टीवी खराब हो जाए तो बना सकते हैं, हमारे घर में खाना बना सकते हैं, हमारी गाड़ी चला सकते हैं, हमारे क्यारियां में उसमें फूल उगा सकते हैं? तो जो हमको वो सारे कोर्सेज को एक साथ बैलेंस करके लेके चलना होगा।
दूसरी चीज, स्किल तो हम बहुत लोगों को देते हैं, हम सर्टिफिकेट भी दे देते हैं जी, बट उसकी क्वालिटी क्या है? हाँ, उसको बाहर निकलते, जैसे ITI से जो बच्चा पास करके निकलता है तो उसको तो रोजगार मिल जाना चाहिए। तो इंडस्ट्री जो है उसको कहती है कि भाई इनके पास तो रिक्वायर्ड जो है स्किल है नहीं, हमको जो स्किल चाहिए वो इनके पास नहीं है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री से ये कहते हैं कि आप हमारे अपने संस्थानों में आके हमारे बच्चों को ट्रेन करिए और अपना जो है वो थोड़ा सा स्टेक 500,000 रुपए का पर बच्चे की रेम्युनरेशन में दे दीजिए, तो वो अपने हाथ खींच लेता है। उसको लगता है कि मैं बंगलौर से मैन पावर ले आऊंगा, मैं बिहार से ले आऊंगा, लेकिन यूपी से नहीं लाऊंगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, वो हमारे खिलाफ जो है आवाज उठाने लगेंगे। ये भी एक सोच है जब से मैं इस डिपार्टमेंट को देख रहा हूँ। तो ये जो इकोसिस्टम की हमारी बात हो रही है कि जितने स्टेक होल्डर है, चाहे वो हमारा बच्चा हो जिसके अंदर स्वाभाविक बात है कि वो सरकारी नौकरी मिल जाए, उसको हाथ से काम ना करना पड़े, समाज में ऐसी एक मान्यता है कि हाथ का काम छोटा होता है। और आप देखिए कि जो गरीब तबका है वही हाथ का काम भी कर रहा है। जैसे आपका टेलर है, कौन है? आपका जो सब्जी जहां से आप खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कहाँ कौन है? आपके घर में जो खाना बनाता है कौन है? आपकी गाड़ी कौन चलाता है? तो वो कोई पढ़ लिख के, तो हमारा जो क्लाइंटेल है कौन सा? 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं फेल, ये हमारा क्लाइंटेल है। इसकी क्या एम्बिशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मेंटल कैपेबिलिटी है, क्या उसको हम बहुत हाई टेक टेक्नोलॉजी समझाएंगे तो उसकी रिसेप्टिविटी होगी? तो हमें ये देखना होगा कि स्किलिंग का जो हमारा टारगेट एरिया है वो डिफरेंट है। वो बहुत बड़ा IIT पढ़ा हुआ इंजीनियर नहीं है जी, वो छोटी सोच का ड्रॉप आउट गांव का बच्चा, छोटे कस्बे का बच्चा, जिसको एक स्किल चाहिए जिससे वो अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके। तो इस माइंड के साथ जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ साथ उसको एक ऐसी स्किल देंगे जिसको लोकली एक एम्प्लॉय, तो हमें लोकल, नेशनल और ग्लोबल, इसका एक जिसको कहते हैं कि भाई इवोल्यूशनल एक देखना पड़ेगा कि भाई अचानक हम गांव के बच्चे को उठा के AI टेक्निक नहीं सिखा सकते। यस, उसका टारगेट ग्रुप डिफरेंट है। जो शहर का बच्चा है उसकी स्किल रिक्वायरमेंट अलग है, उसके रोजगार सेटअप अलग है। गांव का, कस्बे का, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल योजना है उसमें हम जो स्किल सिखाते हैं वो वही स्किल है जिनकी एग्रीकल्चरल सेक्टर में आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में आवश्यकता है, जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं प्रोडक्शन एंड सर्विसेज के, उनमें उनकी आवश्यकता है। तो अगर हम इतना स्किल उसको दे देते हैं तो हम निश्चित तौर पे इस इकोनॉमी को, जो अभी एक साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और मैनेजमेंट सेक्टर में चल रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सेक्टर में चल रही है, वो सबको एक साथ एड्रेस कर पाएंगे। मुझे लगता है एक ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए जो ट्रांजिशनल हो, नेचुरली इवॉल्व कर रहा हो, जो गांव को, शहर को, कस्बे को और राजधानी को और उसके बाद दुनिया के बड़े जो विकसित मार्केट्स हैं उनकी जरूरतों को एक साथ पूरा करता हो। this will impact locally in the short term and will have a long term impact globally also. ये बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति। देखिए, दो चीजें, एक बहुत सारी बातें जो डॉक्टर हरिओम ने कही, जिम्मेदारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की भी है कि बच्चों की ट्रेनिंग उस तरीके से हो, वो चाहे दिमागी तौर पर हो, स्किल जो हम सिखा रहे हैं वो तो है, और कोर्सेज के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत लगातार जानकारी जुटाने के बाद बहुत सारे देश हैं जहां पर हमारी युवाओं की जरूरत होती है, उनकी डिमांड्स होती है, हमारे युवा जाते में, लेकिन कई बार वो एक लेवल पर जाकर स्टक हो जाता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते, या वहां से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो यहाँ पर अच्छी स्किल लेकर वो गए हैं, वहां पर उनको देखा उसी लेबर वाले नजरिए से जाता है। तो ये वाला जो नोशन है ये कैसे टूटेगा? और खास करके यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की जो जिम्मेदारी है युवाओं को उस तरीके से सोचने के लिए भी ट्रेन करना कि कैसे और दूसरे तरीकों से बेहतर हो सकता है। तो इससे रिलेटेड मैं दो चीज बताना चाहूंगा जो हमने करनी शुरू करी है। ये ये गवर्नमेंट के थ्रू भी आया है, बट हमने अपने स्तर पे जो करना शुरू किया है, पहली चीज तो लोग थ्योरी सीख लेते हैं, उसको करेंगे कब? जो सबसे पहला उनका हिट एंड ट्रायल होगा वो अपने गांव जाके ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट मार्केट लाए। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले लें या किसी और से रिलेटेड ले लें, तो एग्रीकल्चर में मैंने यूनिवर्सिटी की एक लैंड के कुछ कुछ टुकड़े करके अपने स्टूडेंट्स को बांट दिए। हम आपको ट्रेन करेंगे, जो आप अपने घर पे जाके करते वो अभी ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप करिए। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम शेयर करेंगे, नुकसान हुआ तो मैं बेयर करूंगा। और आप लोग को आपस में कोलैबोरेट करना है। इसी तरीके से हर फील्ड में एक तो ये चीज करना है ताकि उनका जो आगे चल के जो डर है क्या होगा, तो आप प्रैक्टिकल करा के तो उनको सिखा सकते हो। हाँ। ये हम कर रहे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन देम।
तो हम अभी सब स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर रहे हैं, ओनली द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू इट के साथ हम कर रहे हैं, जो भी अच्छा नंबर है। द सेकेंड थिंग मुझे जो लगता है, देखिए नॉलेज जो हमारे पढ़ाई होती है उसके 3 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जी। एक डोमेन होता है जिसे कहते हैं नॉलेज डोमेन, मेरे को कोई चीज लिखत पढ़त में कितनी आती है। दूसरा जो स्किल वाला पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं साइकोमोटर डोमेन, मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा, मुझे काम कितना आता है। जैसे सर ने बताया था कि दोनों ही चीज एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। प्रॉब्लम कहां आती है कि एक थर्ड डोमेन है जो कि मिस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डोमेन। आप पैसा दे के किसी से वो काम नहीं करा सकते जो उसे मोटिवेट करके काम करा सकते हैं। और यहां पे हमने जो कर रखा है, एक हमने राष्ट्र, हम अभी इसको 100% नहीं कर पाए क्योंकि मैंडेटरी करके हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। हमने राष्ट्र निर्माण करके, राष्ट्र चरित्र निर्माण करके एक 5 मार्क्स का क्रेडिट वैल्यू एडेड कोर्स शुरू किया है, वेयर एवरीवन हैज टू आंसर सम की क्वेश्चंस। सर, अरे अरे सर आपको देने। सो इसमें एंड मेरे को ये लगता है कि दिस इज समथिंग नॉट दैट शुड नॉट बी डन एट अ यूनिवर्सिटी लेवल। आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, आपका जो देश है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको काम करना है, आपको डेडिकेशन करनी है, आपको मोबाइल कहां तक यूज करना है, ये जो की क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाली चीज है। आपका देश का संविधान क्या चीज है, व्हाट द कंट्री डिमांड्स ऑफ यू। जब ये मोटिवेशन आपको कंट्री को, आज की तारीख में तो सबको ये याद दिलाना कि आपके कंट्री में जो हमको आजादी मिली है वो कैसे मिली, वही उसका सच्चाई आईने के बारे में क्या संघर्ष थे। मुझे लगता है जब हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे तो हाफ ऑफ दीज इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। तो ये हमने कर रखा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो रही है, उसको कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं, उसको एंट्री एग्जिट उसका स्टूडेंट का आसान कर दें। आप आसान कर दोगे, आप यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो एग्जिट ले लेगा, बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। थिंग्स आर देयर, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। उसको जोड़ते हुए और उसी सॉफ्ट स्किल के जरिए अगर आप युवाओं को संदेश दे पाए तो लाइब्रेरी में बहुत अच्छा होगा। मैं तो ये कहता हूं कि भाई कोई भी ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जिससे अगर आपको मार्केट में छोड़ दिया जाए तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। जो हमने पहले जहां से शुरू किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट है राइट टू लाइफ। हालांकि ये काम है कि भाई समाज में और राज्य सरकारें इसको जो है वो संभव बनाएं हर नागरिक के लिए। तो आपके पास पढ़ाई लिखाई का मकसद यही होना चाहिए। जैसे मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है बहुत पहले कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथ है। तो उद्यम शब्द, आप जो आज उद्यमशीलता और उद्यमिता चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, उसका जिक्र संस्कृत में कि भाई उद्यमशीलता से ही आपके मन के कार्य पूरे हो सकते हैं। सिर्फ मन में भावना करने से, सोचने से, विचार करने से, भाषण देने से, प्रवचन करने से वो नहीं होगा, जो कार्य है आपका सिद्ध नहीं होता। तो उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता है, चाहे जितना ताकतवर हो वो, उसको शिकार पकड़ने के लिए, अपनी क्षुधा बुझाने के लिए। एक तो ये बात। हाँ। एक जयशंकर प्रसाद जो सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं जी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की एक लाइनें मुझे याद आ रही है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान हमारा कहीं और है, काम हम कुछ करते नहीं, तो मन की इच्छा तो हमारी पूरी नहीं हो सकी। तो एक दूसरे से ना मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। तो हमारे समाज और जो प्रदेश की विडंबना यही है कि ज्ञान बहुत है हमारे पास, हम मनीषी हैं, लेकिन काम हम कुछ करना नहीं चाहते। इच्छा हमारी अनंत है, हम आकाश पे जाना चाहते हैं। तो जब तक ज्ञान और क्रिया को मिलाएंगे नहीं तब तक नहीं। तो हमारा एक शेर है कि भाई चलिए कुछ काम कर लिया जाए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमें कोई न कोई स्किल अपने हर यूथ को, हर युवा को देना होगा। और उसके लिए हमारा तो विभाग है, हम तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारी इच्छा भी है
कि इस समाज में जो भी बच्चा निकल के आए, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग गांव पढ़ते थे तो मैं तो अभागा था, मैं आर्ट्स पढ़ रहा था जी। हमारे सहपाठी साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन जो साइंस हमने 10वीं तक पढ़ी उसमें लिखा होता था अनिल जी कि विज्ञान आओ करके सीखें, उसमें ये नहीं लिखा होता था विज्ञान आओ पढ़ के सीखें। तो हमारे पूर्वजों ने भी जो सिलेबस बनाया उसमें करके सीखने वाली बात कही थी, और वही जो आप कह रहे हैं, उसी से हम डिटैच होते चले गए हैं। हाँ, कि हमने हमेशा पढ़ के सीखने की तरफ जोर ज्यादा रखा, करके सीखने की तरफ जोर नहीं नहीं, और अब वक्त आ गया है कि करके सीखने पर जोर ज्यादा देना होगा, जो बात को डॉक्टर हरिओम कह रहे हैं और अनिल सर ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, तमाम बड़ी अहम बातें हैं और इसीलिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी और संवाद के इस मंच के जरिए हमने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे और सर आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका जो महत्वपूर्ण इनपुट और इंसाइट है इस विषय पर, क्योंकि बहुत से युवाओं को कई कंफ्यूजन होती हैं जो इस बातचीत के जरिए भी दूर होगी और उनके भी समझ में आएगा जल्दी से। एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा, हमने अंग्रेजी के ऊपर ज्यादा जोर देके बैठे हुए हैं। जब तक हमारी शिक्षा मातृभाषा में नहीं देंगे तब तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आज जो 29-30% है वो 50% नहीं होगा। सिमिलरली जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना ज्यादा हो सके वो नहीं करेंगे तब तक हम दूर दराज जगह में जा नहीं सकेंगे। तो ये दोनों चीजों को हमको करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और इसी के साथ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे तीनों खास मेहमानों ने कही है। आप सबका बहुत धन्यवाद मंच के संवाद के इस मंच पर आने के लिए, और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए, वो उनके साथ साझा करने के लिए। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।